जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हबीब अहमद हीरा साइंस एकेडमी के प्लेटफार्म से आज आपके लिए एक नया एपिसोड है और वो एपिसोड है टेस्ट डिस्कशन। आज फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का पहला टेस्ट है और उसकी हम डिस्कशन करते हैं। और ये अभी जो हम पेपर डिस्कस करने लगे हैं ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है, यानी कि जो इवनिंग के अंदर जो बच्चे आते हैं टेस्ट देते हैं उनका है। तो आज ये हमारा टेस्ट हुआ है, इसकी हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास 17 MCQs हैं, उसके बाद हमारे पास 10 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसके 2 पार्ट हैं। तो MCQs की तरफ हम पहले जाते हैं। तो पहला MCQ है जी, आपकी स्क्रीन पे पेपर नज़र आ रहा होगा, आप उसी पे फोकस करें और हमें सुने। हम आपको उसका ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है वो डिस्कस करके बताएंगे और बताएंगे कि ये क्यों है और बाकी क्यों नहीं है। पहला MCQ है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ लार्जर नंबर ऑफ आइसोटोप्स। तो पहला ऑप्शन है निकल, उसके 5 आइसोटोप्स हैं। दूसरा ऑप्शन है पलाडियम, उसके 6 हैं। तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम, उसके भी 6 हैं। और डेल्टा ऑप्शन जो आखिरी ऑप्शन है टिन, उसके 11 है। तो मैक्सिमम या लार्जर नंबर ऑफ आइसोटोप्स हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डेल्टा, जिसका सिंबल दिया गया है SN। टिन इसके 11 आइसोटोप्स हैं, निकल के 5, पलाडियम के 6 और कैल्शियम के भी 6। लो जी, सेकेंड MCQ है हमारे पास Na11 यानी Na आइसोटोप 23 एंड Mg24 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो ये इनमें हम देखते हैं कि क्या चीज़ें इनके अंदर सेम है। अब जब हमने इसकी कैलकुलेशन की तो इसका 23 एटॉमिक मास और प्रोटॉन नंबर 11, इसका प्रोटॉन नंबर 12 और 24 एटॉमिक मास। तो इनके न्यूट्रॉन की तादाद जब हमने देखी तो इसके भी 12 और इसके भी 12। तो जिनके न्यूट्रॉन्स की तादाद सेम होती है तो उन्हें हम कहते हैं आइसोटोन्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा चार्ली, तीसरा ऑप्शन जिसका है आइसोटोन। और अगर आइसोटोप्स की बात करें तो सेम प्रोटॉन नंबर होता है इनका। आइसोबार्स की बात करें तो सेम एटॉमिक मास या मास नंबर होता है। कते नज़र इसके कि प्रोटॉन की तादाद सिमिलर है नहीं है, इलेक्ट्रॉन सिमिलर है नहीं है, न्यूट्रॉन सिमिलर है नहीं है, लेकिन उसका मास नंबर जब सेम होगा तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स के आइसोटोप्स आइसोबार्स कहलाते हैं अगर उनका एटॉमिक मास सेम है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक वो होते हैं जिनके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। तो ये 4 चीज़ें जो कि हमने आपको बता दी हैं और करेक्ट ऑप्शन है इसका जी आइसोटोन्स। अब थर्ड वन MCQ है, सिल्वर हैज़ आइसोटोप्स। तो इसके टोटल 16 आइसोटोप्स होते हैं, लेकिन आपसे अगर कोई स्टेबल आइसोटोप्स की बात करें तो वो ओनली 2 हैं, सिल्वर 107 एंड सिल्वर 109। फोर्थ MCQ है जी हमारे पास, आउट ऑफ 280 आइसोटोप्स विच अकर इन नेचर द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर। ये 40 आइसोटोप्स होते हैं, टोटल 280 है नेचुरली और इनके अंदर जो रेडियो एक्टिव हैं वो 40 हैं। वैसे तो हमने आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव के ज़रिए या आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन के ज़रिए हम मुख्तलिफ़ तरह के आइसोटोप्स बना चुके हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं और वो भी रेडियो एक्टिव होते हैं। लेकिन नेचुरल की जब बात हो रही है तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डेल्टा 40, उसका ऑप्शन होगा। इसके बाद है जी हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर मास ऑफ क्लोरीन। ये 5th MCQ है, मास ऑफ क्लोरीन 35.5 AMU। अब AMU एटॉमिक मास यूनिट ये होता है जी एवरेज एटॉमिक मास का। तो इसका ऑप्शन जो ठीक है वो है जी अल्फा, एवरेज एटॉमिक मास। ये 5वें का जी अल्फा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन एवरेज एटॉमिक मास जो कि AMU से जिसको ज़हर किया जाता है। अब 6th MCQ है, इंपेरिकल फार्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल विच कंटेन 50% सल्फर एंड 50% ऑक्सीजन। इसका मतलब ये हुआ कि 50-50% के इनके अंदर बराबर मकदार में ऑक्सीजन भी है और सल्फर भी है। तो हम इसको ज़रा तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो SO2 की अगर हम बात करें तो 32 ग्राम इसके अंदर सल्फर है और 32 ग्राम इसके अंदर क्योंकि O2 है तो ये 50-50% आएगा। और बाकी क्यों नहीं है, इसका डेल्टा ऑप्शन ठीक रहेगा। और बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो ठीक नहीं है, वो क्योंकि उसमें एक में सल्फर 32 ग्राम है और ये 48 है, दूसरे में ये 64 है और ये 48 है, तीसरे में ये 32 है और ये 16 है। तो ये बराबर मिकदार नहीं है, तो ये 50-50% की रेशियो यानी ये 1:1 रेशियो भी नहीं हो सकती। ये मैथ्स की निस्बत से हम कह रहे हैं SO2 का इंपेरिकल फार्मूला, ये इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा।
अब इसके बाद है जी हमारे पास 7th MCQ, if 24 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज बर्न्ट in combustion tube it gives 22 gram of CO2, the percentage of carbon is। combustion analysis में हमने 3 तरह के फार्मूला पढ़े थे। जो पहला फार्मूला था परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो कार्बन की परसेंटेज कैसे मालूम होती है, मैस ऑफ CO2 ओवर मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 12/44 मल्टीप्लाइड बाय 100। जब हमने वैल्यूज पुट की तो इनको आपस में कटा दिया, तो ये हमारे पास आया 1/4/100, तो ये 25%। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा डेल्टा। एटॉमिसिटी ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल इज। अब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 सेम ही होता है। फ़र्क ये है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है तो ये एल्डो शुगर है, और फ्रुक्टोज के अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है तो वो कीटो शुगर है। दोनों की एटॉमिसिटी सेम ही रहेगी और उसका करेक्ट ऑप्शन आएगा डेल्टा। 24 और 24 ही रहेगा। आगे जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन कौन नहीं है, वो डेल्टा ऑप्शन है हमारे पास अमोनियम NH4+, क्योंकि अमोनियम जो आयन बनता है जब NH3 एक लोन पेयर देता है H+ को, H+ जिसे हम प्रोटॉन भी कहते हैं, H+ को जब देगा मॉलिक्यूल कौन, अमोनिया का, तो ये अलग से एक आयन बनेगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के तहत। तो ये मॉलिक्यूलर आयन नहीं होगा क्योंकि इसमें सिर्फ मॉलिक्यूल अमोनिया का नहीं है बल्कि H+ भी है। इसको मॉलिक्यूलर आयन कह सकते हैं। इसको भी हम कह सकते हैं He वाले को और N2 वाले को भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल किससे बन रहे हैं। इसके बाद है जी हमारे पास 10th MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स 4 पीक्स इन मैस स्पेक्ट्रम। तो हमने आपको ये बता रहे हैं हम आपको कि जी नंबर ऑफ पीक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइसोटोप्स। अब नंबर ऑफ आइसोटोप्स और नंबर ऑफ पीक्स, अब जिसकी आइसोटोप्स ज़्यादा होंगी तो उसकी पीक्स भी ज़्यादा होंगी। तो फर्स्ट ऑप्शन में आयोडीन मोनो आइसोटोपिक है, एक आइसोटोप एक पीक। सल्फर के 4 आइसोटोप हैं, सल्फर का 32 भी है, सल्फर का 33 भी है, 34 भी है, 36 भी है, तो ये 4 है। और इसके बाद है जी चार्ली ऑप्शन के अंदर निकल इसके 5 आइसोटोप्स हैं, तो उसने 4 का पूछा है तो हमारे पास सल्फर ही रहेगा, निकल नहीं रहेगा। ब्रोमीन उसके अंदर 2 आइसोटोप होते हैं ब्रोमीन के, तो उसकी पीक भी 2 बनेगी। तो 4 पीक्स कौन हमें बनाकर देगा, हमें सल्फर ही देगा, 32, 33, 34 और 36। तो करेक्ट ऑप्शन इसका बीटा ही है, दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयंस ऑफ आइसोटोप्स ऑन द आयन कलेक्टर ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर डिपेंड्स अपॉन। तो इसकी जब हम इक्वेशन से देखते हैं कि मैस ओवर ई, मैस टू चार्ज रेशियो इज इक्वल टू H² R² ओवर 2E, तो इसमें H का फैक्टर भी है, E का फैक्टर भी है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का भी है, मैस का भी है, और डिफ्लेक्शन हम R से ज़ाहिर करते हैं, तो इसका जवाब आएगा डेल्टा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है जी 12th MCQ, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा NaOH को कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। इसका टोटल मैस है जी 40, 23 सोडियम का, 16 ऑक्सीजन का और 1 अपना हाइड्रोजन का। तो इसका टोटल जो बनेगा वो है 40। अब ऑक्सीजन की परसेंटेज देखनी है तो ऑक्सीजन एक ही है, तो 16/40 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 4/10, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये क्या आएगा 40%। जो इसका ऑप्शन जो ठीक ऑप्शन होगा वो है चार्ली। आगे 13 पे है जी, दी सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स इज डन ऑन द बेसिस ऑफ, इसकी मैस टू चार्ज रेशियो होती है और इसको हम M/E से भी ज़ाहिर करते हैं और M/Z से भी ज़ाहिर करते हैं। तो इसका जी चार्ली ऑप्शन आएगा। M/Z भी से इसको ज़ाहिर करते हैं और M/E भी करते हैं जैसा कि हमने यहाँ पे दे दिया है। इसके बाद है जी 14 MCQ, इसका है कंबस्शन एनालिसिस परफॉर्म टू डिटरमाइन बीटा ऑप्शन एम्पेरिकल फार्मूला। तो डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला बाय कंबस्शन एनालिसिस, ये बुक में एक हेडिंग भी दी गई है। पहले हम एम्पेरिकल फार्मूला ही डिटरमिन करेंगे, फिर आगे बाकी बातें होंगी, मॉलिक्यूलर फार्मूला है या व्हाटसोएवर जो भी। इसके बाद है जी 15 MCQ, द स्मॉलेस्ट कलेक्शन ऑफ आयंस इन एन आयोनिक कंपाउंड इज कॉल्ड। तो इसका जी बीटा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन फार्मूला यूनिट, ये आयोनिक कंपाउंड का होता है।
और मॉलिक्यूलर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, वो मॉलिक्यूल की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं, वो फार्मूला यूनिट की सूरत में एग्जिस्ट नहीं करते। और इनका जो मैस कहलाएगा फार्मूला मैस कहलाएगा, और उनका जो मैस कहलाएगा वो मॉलिक्यूलर मैस कहलाएगा। अब जी नेक्स्ट है 16 MCQ ड्यूरिंग कंबशन एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द CO2 इज एब्जॉर्ब्ड बाय, तो ये चार्ली ऑप्शन है जी 50% KOH। जो बीटा ऑप्शन है कंसनट्रेटेड H2SO4, ये यहाँ पे यूज़ ही नहीं होता। और MgClO4 होल ट्वाइस ये यूज़ होता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वेपर्स के लिए, और लाइम वाटर भी यहाँ पे यूज़ नहीं होता, जो कि डेल्टा ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा इसका चार्ली 50% KOH। लास्ट MCQ है जी विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सिंगल पीक इन मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। बात फिर वही नंबर ऑफ पीक्स की आ गई। नंबर ऑफ पीक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइसोटोप, जिसकी आइसोटोप एक होगी तो उसकी पीक भी सिंगल होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी बीटा गोल्ड। और इसके साथ साथ आर्सेनिक भी मोनो आइसोटोपिक है, एक आइसोटोप है, फ्लोरीन का भी एक ही है, और आयोडीन का भी एक ही आइसोटोप होता है, तो इनकी सिंगल पीक्स बनेगी। और बाकी नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप हैं, यूरेनियम के भी ज़्यादा हैं और क्लोरीन के भी ज़्यादा हैं, तो उसकी पीक्स, उनकी सब की पीक्स ज़्यादा बनेगी एक से। तो जी अब हम ज़रा देखते हैं सरसरी तौर पर शॉर्ट क्वेश्चंस को। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है मैनी एलिमेंट्स हैव देयर मैसेज इन फ्रैक्शन जस्टिफाई। अब शॉर्ट क्वेश्चन कोई भी हो, उसका बच्चे अक्सर सवाल जवाब तो ठीक लिखाते हैं, लेकिन वो प्रॉपर लिखना नहीं आता। पहले उसकी हेडिंग दें, अगर उसकी कोई रीज़न बनती है तो रीज़न की हेडिंग दें, अगर रीज़न के अलावा कोई एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल लिखें। यानी कि एक शॉर्ट क्वेश्चन मिनिमम 2 पार्ट्स में और मैक्सिमम 3 से 4 पार्ट्स में अगर ये आप लिख के आएंगे तो आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। और 1 पेज से भी ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए, ताकि टाइम का भी फिर मसला होता है। तो 1 से कम हमेशा रखना चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन को, अदरवाइज फिर टाइम आप नंबर तो मिल जाएंगे, फिर टाइम का मसला हो जाएगा, ताकि बाकी फिर सवाल मिस ना हो जाए। तो जी इसका फ्रैक्शन में क्यों होते हैं कि उनकी रिलेटिव अबेंडेंस का चक्कर होता है, और एक खास फार्मूला के तहत उनका हम फ्रैक्शनल एटॉमिक मास भी मालूम कर लेते हैं, जो कि पीरियोडिक टेबल में भी वही लिखा जाता है। इसके बाद है जी मैनी आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसकी रीज़न ये है कि केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं, और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एटॉमिक मास पर डिपेंड करती हैं। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज इसलिए हो जाती हैं क्योंकि आइसोटोप्स का मास चेंज हो जाता है, और ये प्रॉपर रीज़न के साथ ओरिएंटेशन के साथ आपने लिखना है। डिफाइन एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी होती क्या है इसकी एग्जांपल देनी है। और राइट एटॉमिसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन की जो एटॉमिसिटी है वो 10,000 एटम्स है, तो वो उसकी एटॉमिसिटी है। और वैसे भी आप एग्जांपल देंगे डिफरेंट तो फिर पूरे नंबर मिल जाएंगे। व्हाट इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जी डाल्टन कौन था, उसका कारनामा क्या था, और उसकी एटॉमिक थ्योरी की अलग से हेडिंग देकर उसका जो एक ही पास्टुलेट दिया गया आपकी बुक के अंदर कि वही आपने पास्टुलेट उसका लिख देना है, तो फिर जाकर आपको ये पूरे 2 नंबर मिलेंगे। पहले आपने डाल्टन के बारे में ज़रूर बताना है कि कौन था। नेक्स्ट है जी मेंशन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड। एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड में जो स्टेप्स हैं उसके क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, तो क्या स्टेप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपने अलग अलग करके लिखनी है। जो स्टेप्स जब तक आप पूरे नहीं लिखेंगे तो फिर आपको पूरे 2 नंबर नहीं मिलेंगे। इसके बाद है जी कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन NH3 एंड NH4NO3, यानी अमोनियम नाइट्रेट और अमोनिया के अंदर। तो पहले आपने क्या करना है कि इनका टोटल मास देखना है। जैसे कि हमने एक यहाँ पे MCQ भी किया हुआ है, ये NaOH वाला, कास्टिक सोडा वाला। तो इसमें हमने पहले इसका टोटल देखा, फिर जो मालूम करना था ऑक्सीजन उसकी वैल्यू, फिर ऑक्सीजन का मास ओवर टोटल मास कंपाउंड का मल्टीप्लाइड बाय 100, तो फिर परसेंटेज हमें मिलेगी। और यही तरीका यहाँ पे भी आपने अपनाना है। इसके बाद है जी व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो पहले आपने मास स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में बताना है, उसकी 1-2 एग्जांपल भी लिख दें, और उसका बेसिक प्रिंसिपल अलग से हेडिंग डाल के जब लिखेंगे तो फिर आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद है जी हाउ एम्पेरिकल फार्मूला इज डिटरमाइंड, मेंशन ऑल नेसेसरी स्टेप्स इन्वॉल्व इन कैलकुलेशन। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल, फिर 4 स्टेप्स उसके आप लिख दें, तो फिर आपको ये पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। डिफाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला, हाउ इट इज रिलेटेड टू द एम्पेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन, एग्जांपल, रिलेशनशिप, जो उसका n मल्टीपल ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला है वो आपने बताना है कि n क्या है। तो इस तरह आपको 2 नंबर मिलेंगे जी। व्हाट इज मास स्पेक्ट्रम, मास स्पेक्ट्रम है क्या।
उसकी आपने एग्जाम्पल के तौर पर एक मैथ स्पेक्ट्रम छोटा सा बना देना है जो आपकी बुक में भी अवेलेबल है शायद। और विच इन्फॉर्मेशन वी कैन गेट फ्राम इट, और इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि जी इसकी जो पीक्स की हाइट होती है वो रिलेटिव अबंडेंस को ज़ाहिर करती है, इनकी जो तादाद होती है वो आइसोटोप्स की तादाद होती है, जो इनकी पोजीशन होती है वो मैस नंबर के ऊपर डिपेंड करती है, ये इन्फॉर्मेशन होती हैं। और नेक्स्ट जी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, पहले के दो हिस्से हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर अलग से हेडिंग देनी है, कैलकुलेशन करनी है और शक्ल में आपने बनाकर बताना है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे अप्लाई किया है और मैग्नेटिक फील्ड हमने कहाँ पे अप्लाई किया है। और इसके बाद है जी एक्सप्लेन कंबस्शन एनालिसिस प्रोसेस फॉर एम्पिरिकल फार्मूला डिटर्मिनेशन। तो इसमें कंबस्शन एनालिसिस, व्हाट इज़ कंबस्शन एनालिसिस, उसकी डेफिनेशन, ये किस लिए होता है जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए होता है। इसकी आपने पूरी वो फर्नेस बनानी है, एक फ्लो शीट के आपने डायग्राम बनानी है, बताना है कि कौन सा पार्ट उसका क्या काम है और उसके जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं कैलकुलेशन के लिए, परसेंटेज के लिए, वो भी आपने ज़रूर लिखना है, तब जाके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और एट द एंड मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको लिख के दी हैं कि पहले नंबर पर रीड द पेपर केयरफुली, पेपर को आपने केयरफुल अंदाज से आपने ज़रूर पढ़ना है ताकि पता चले कि कौन से सवाल पूछे गए हैं और आपको जहनी तौर पर भी आप मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग भी अपनी कर सके। इसके बाद है जी नो हेस्ट इन एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के अंदर आपने जल्दी नहीं करनी। अक्सर बच्चे पहला दूसरा ऑप्शन जो मिल जाता है लगा लेते हैं, हालांकि एंड पर बोथ भी होता है या फिर ऑल ऑफ दीज भी होता है या फिर नन ऑफ दीज वाला भी कोई ऑप्शन होता है, तो वो बेस्ट ऑप्शन वही होता है, सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। 3 तरह के ऑप्शन होते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। तो आपने हमेशा बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाना है जो कि एक कम्युलेटिव किस्म का होता है, तो उसकी तरफ आप ज़रूर जाइएगा। तो ये तब होगा जब आप प्रॉपर टाइम देंगे, जल्दी नहीं करेंगे। 17 एमसीक्यूज़ हैं तो 17 मिनट लाजमी देने चाहिए। अक्सर बच्चे 5-6 मिनट के अंदर एमसीक्यू करके जान छुड़ा लेते हैं और बाद में पता चलता है कि उनके 3-4 एमसीक्यूज़ गलत हैं, जो ठीक होने वाले भी गलत हो जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन विद प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड हेडिंग्स। अब लाजमी नहीं है कि ये 5 हेडिंग एक ही शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएं, मतलब ये है कि डेफिनेशन, उसके साथ अगर कोई क्वांटिटी है तो यूनिट या उसके एक्सप्रेशन लाजमी लिखना है, इक्वेशन आपने बतानी है, उसकी एग्जांपल्स आपने भी बतानी है। एग्जांपल्स अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती हैं। और रीज़न, अगर वो रीज़न का पूछ ले तो वो फिर रीज़न, अगर वो कंपैरिजन का पूछ रहा है तो फिर आपने कंपैरिजन कराना है कि बाद औक़ात कि हाउ इट इज़ रिलेटेड, रिलेशनशिप की बात हो रही है या हाउ इट इज़ डिफर फ्राम द समथिंग। तो ये मुख्तलिफ चीज़ों का आपसे कंपैरिजन भी वो पूछ सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके आज का पेपर था जो आपने दे दिया। इसकी हमने आपको डिस्कशन भी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल कर दी, तो आप इससे आप इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।